आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग कथाकार और कवि प्रेम रंजन अनिमेष जी की कविताओं को सुनेंगे। और आज की यह कड़ी और यह कविता पाठ इसलिए भी खास है कि इसमें हम कवि से उसकी ऊंट विषयक कविताओं को ही सुनेंगे। ऊंट शीर्षक से उनकी सुदीर्घ कविता श्रृंखला है। उसमें इतनी कविताएं हैं कि उसका पूरा संग्रह तैयार है और कभी भी हमारे हाथों में पढ़ने को आ सकता है। मगर ऊंट शीर्षक इन कविताओं को कवि स्वयं सुनाए उसके पहले एक कवितांश उन्हीं का मैं सुनाता हूं जो मुझे बेहद पसंद है। ऊंट को क्या आएगा बुढ़ापा, ऊंट को क्या आएगा बुढ़ापा, वैसी की वैसी खाल, जवानी में भी इतने ही धूप खाए थे बाल, पड़ा खड़ा सालों, रह गया जस का तस जैसे साल, ऊंट को क्या आएगा बुढ़ापा। तब भी इसी तरह टंगी रहती थी निगाह, तब भी लीक, तब भी कभी लीक छोड़ मिटती छाप देख पांवों की, भटका नहीं राह, आज भी उतना ही धीर गंभीर, उतना ही लापरवाह, ऊंट को क्या आएगा बुढ़ापा। तो ऐसी कई कविताएं आज ऊंट पर आप सुनेंगे और ऊंट के बहाने कवि कई कई जगहों पर हमें ले जाता है। हम उन सब का आनंद लेंगे। प्रेम रंजन अनिमेष जी को बुलाने से पूर्व उनका एक संक्षिप्त परिचय। सबसे महत्वपूर्ण बात उनके रचनाकार की यह कि वे कई विधाओं में लिखते हैं, कई कई विधाओं में, और उनका मानना है कि कोई भी विधा अस्पृश्य नहीं है। कुछ देर पूर्व ही बात हो रही थी तो वे कह रहे थे कि रचना अपनी विधा स्वयं चुन लेती है। प्रेम रंजन का जन्म आरा भोजपुर बिहार में हुआ और विद्यालय स्तर तक की पढ़ाई आरा में की और तदुपरांत पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा साहित्य में एमए किया। पटना इनका आज भी अस्थायी आवास है। एक परिचय यह भी कला और संस्कृति के प्रति प्रेम रंजन अनिमेष का प्रेम ऐसा कि वे अपनी कविताओं और गीतों को संगीतबद्ध भी करते हैं और उन्हें स्वर भी देते हैं। ऐसी कई रचनाएं आप उनके YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। आज चूंकि कविताओं की बात हो रही है तो उनके अब तक प्रकाशित कविता संग्रहों में कुछ एक के नाम ले लूं। मिट्टी के फल, कोई नया समाचार, संगत, अंधेरे में अंताक्षरी, बिना मुंडेर की छत। मुझे याद है बिना मुंडेर की छत पर एक समीक्षापरक आलेख मैंने लिखा था जो पुस्तक वार्ता के एक अंक में प्रकाशित हुआ। इनके खाते में कुछ ई बुक भी हैं, मसलन अच्छे आदमी की कविताएं और अमराई।
ये पुस्तकें हिंदी समय और हिंदवी के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कई संग्रह इनके आने वाले हैं और कहानियां भी इनकी काफी चर्चित रही, उसके भी संग्रह हम शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। बच्चों के लिए भी इन्होंने लिखा। संस्मरण विधा में भी इनका लेखन है और इसी तरह आलोचनात्मक लेखन और दोहा भी इन्होंने लिखा। कुछ अनुवाद भी किए। अरुण कमल जी की प्रतिनिधि कविताएं नाम से जो पुस्तक है राजकमल से, उसका संपादन भी प्रेमरंजन अनिमेष जी ने किया। और हम सभी जानते हैं कि इन्हें कविताओं के लिए भारत भूषण अग्रवाल सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। ऐसे ही कुछ और विधाओं में के लिए भी सम्मानित होते रहे। तो ये कुछ संक्षिप्त परिचय, और अब मैं सोचता हूं कि उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए और उनसे उनकी कविताओं को सुना जाए। प्रेमरंजन अनिमेष जी, आपका स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद अर्पण जी, और जो भी हमारे साथी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, सबको अभिनंदन और नमस्कार करता हूं। और जैसा आपने कहा, ऊंट की एक कविता श्रृंखला वृहद कविता श्रृंखला है। इस तरह की श्रृंखलाएं लिखना एक तरह से श्रृंखलाएं अपने आप बनती भी हैं, और मैं उसका हिमायती भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है आलोचना के लिए चौथाई शीर्षक से मैंने कुछ टिप्पणियाँ लिखी थी। उसकी अलग पांडुलिपि है, उससे 6 टिप्पणियाँ उसमें आई थी। उसमें एक टिप्पणी थी हमारे समय का महाकाव्य। तो उसमें मैंने यह निवेदन किया था कि मैं मानता हूँ कि हमारे समय में, जो हमारा समय है, उसमें अगर कोई बड़ी चीज़ अगर लिखी जाए तो शायद इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से ज़्यादा बेहतर लोगों तक पहुँचेगी, जिसमें हर कविता अपने आप में स्वतंत्र भी हो और जुड़कर एक बड़ा वितान रचती हो। तो अपनी इसी प्रविधि से मैंने कई श्रृंखलाएं लिखी, जिसमें कई का नाम आपने पहले ही लिया है, तो मैं दोहराना उचित नहीं समझूंगा। अगर आपकी इजाज़त होगी तो आलोचना की उस टिप्पणी से मैं कुछ अंश ज़रूर पढ़ दूंगा, अगर इसको पहुंचाने में अगर मदद दे, कम्युनिकेट करने में। जी स्वागत। जी, इसका एक उपशीर्षक मैंने ये भी रखा है कि हमारे समय का महाकाव्य। तो हमारे समय का महाकाव्य वो एक्चुअली वस्तुतः वो टिप्पणी है, जो चौथाई शीर्षक से जो टिप्पणी है, उसी में मैंने ये प्रस्तावना रखी थी कि अगर हमारे समय में अगर कोई बड़ी चीज़ लिखी जाए, जिसको मैं बड़ी सांस कहता हूँ, तो वो जिस महाप्राण जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे लिखे जाए, क्योंकि अब शायद वो सर्गों, पर्वों और कांडों के ज़रिए अगर लिखी जाए तो शायद जिस तरह का कि अभी ऐसा जैसा वातावरण है, शायद लोगों तक शायद उस तरह से न पहुँचे। तो एक तरीका ये है कि श्रृंखलाएं हों जिसमें हर कड़ी जो है अपने आप में स्वतंत्र कविता हो और मिलकर वो एक ऐसा वितान रचें। तो ऊंट, साइकिल और भी ऐसे कि आदमी की कविताएं, जिसमें अच्छे आदमी की कविताएं, जिसका एक अंश मात्र है, वह अपने आप में एक किताब के बराबर है। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा कविताएं हैं, और उसकी अधिकांश कविताएं हिंदी समय पर अच्छे आदमी की कविताएं के अंतर्गत है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रृंखला का अंश है, आदमी की कविताएं उसका, जिसमें बहुत सारी अकेले आदमी की कविताएं हैं, पैदल आदमी की कविताएं हैं, वह आदमी जो कभी भी मारा जा सकता है, इस तरह से। तो ऊंट का जो हमने किया था, ये मैंने छात्र जीवन में ही अपने ये श्रृंखला तैयार की थी। इसकी प्रारंभिक 7 कविताएं इसकी साक्षात्कार में आई थी, फिर 11 कविताएं पहल में आई, और फिर बाद में पूर्वाग्रह में 50 कविताएं आई।
अभी भी इसकी लगभग इतनी ही कविताएं अब प्रकाशित है, जो अगर पुस्तक के रूप में ये श्रृंखला आएगी तो लोगों तक पहुंचेगी। तो इस छोटी सी, मैं समय चूंकि उसकी सीमा है, इसलिए मैं उससे एक अंश पढ़ता हूं, जो आलोचना की जो टिप्पणी थी उससे, कि बड़ी कविता, छोटी कविता, सुधी रचनाकार आकार के अनुसार कविता का यह विभेद सही नहीं समझते। इस हिसाब से, कद काठी के ख्याल से, यह कहा जाना अधिक मुनासिब होगा, लंबी कविता, नन्ही कविता। यहाँ यह कहना ना होगा कि नन्ही कविता बड़ी कविता हो सकती है और लंबी कविता छोटी। रचना के आकार से रचनाकार नहीं बनता, छोटे बड़े की बात तो दीगर। नहीं रचनाकार रचना का आकार तय करता है, अच्छी रचना अपने आप अपना आकार ढूंढ लेती है। तेज चलने पर सांस भी तेज और छोटी हो जाती है। आज के रफ्तार के इस दौर में शायद कवि को छोड़कर किसी के पास अतिरिक्त समय नहीं। ऐसे में आगे चलकर ऐसी कविता होगी जो बिल्कुल अपने मूल तत्व पर आ जाएगी, नोक पर टिकी हुई, सारे आवरण ओहार उतार, गहरे प्यार की तरह अंततः देह को भी परे कर, निरी आत्मा, शायद कुछ मंत्र सी कविता। हमारे आधुनिक जीवन की छंद विहीन मंत्र कविता या लोक सूत्र, ऐसी नन्ही कविताएं जो छोटी नहीं हो। अपनी ऐसी कविताओं को मैं रेजगारियां कहता हूं, प्यार और छेड़छाड़ से। हालांकि उनका मोल जानता हूं कि उनमें से कई बड़ी मुद्राओं पर भारी हो सकती हैं, आग में गलकर भी शायद वही बचे, और बड़े कागजी नोट नहीं जिनका अंकित मूल्य एक संकेतक भर होता है, केवल प्रतीक मूल्य। कुछ लोगों का मानना है कि यह लघु या गौण कवियों और गौण कविताओं का युग है। बड़ी कविता या बड़े कवि इस दौर में नहीं हो सकते, क्योंकि वैसी महान कविता बड़े युग में ही संभव है, और युग बड़ा होता है जब चुनौतियां बड़ी होती हैं, सरोकार बड़े और बड़े संघर्ष। इस तरह भी देखें तो क्या बड़े संकट, बड़ी चुनौतियां और बड़े सरोकार आज नहीं हैं? इससे बड़ी चुनौती क्या होगी कि पूरी दुनिया एक पक्षीय हो गई है और कोई ताकतवर जिस तरह चाहे सबकी बांह मरोड़ सकता है। इससे बड़ा संकट क्या होगा कि कई लोगों को यह एहसास ही नहीं कि कोई बड़ा संकट या चुनौती है। आधुनिकता, लोकतंत्र, मानवाधिकार आदि तमाम भारी भरकम शब्द छद्म और पाखंड प्रतीत होते हैं कई बार। एक सीधे सरल आदमी का इस दुनिया में टिके रहना इससे पहले कब इतना दुभर हुआ? यह मान भी लिया जाए कि बड़े सपने और बड़े संघर्ष अभी नहीं हैं, पर ऐसे में ये सपने और संघर्ष रचना भी तो एक बड़ा काम होगा। जैसे कोई ऊंचा सुनता है, कवि ऊंचा सोचता है और झुककर कान जमीन से लगाकर वक्त की चाप, उसकी धड़कन महसूस करता है। जिसकी जितनी सूक्ष्म संवेदना होगी, दृष्टि दूर अंदेश और व्यापक सरोकार, वह उतना ही बड़ा कवि होगा। महाकाव्य के शास्त्रीय मानक तो इस युग में उस तरह उतारे नहीं जा सकते और उनकी जरूरत भी नहीं, लेकिन ऐसी कविताएं जरूर लिखी जा सकती हैं जो बड़ी कविताएं हों, कद काठी जैसी रहे उनकी। मुझे लगता है आज के समय में ऐसी कविता तभी कारगर होगी जब उसमें एक साथ लघुतम और महत्तम दोनों का समावेश हो, यानी जिसकी हर इकाई अपने आप में पूरी और स्वतंत्र कविता हो और मिलकर एक सिलसिले से जुड़कर एक विराट कविता का वितान वह बुनती हो। इसी संदर्भ में मुझे कविता श्रृंखलाएं आकर्षित करती हैं, और शायद यही कारण है कि इतनी सारी कविताएं श्रृंखलाएं मेरी कलम के जरिए आई हैं। लगता है उनके जरिए आज के समय का महाकाव्य रचा जा सकता है।
ऐसी कई श्रृंखलाएं जिनमें कुछ का नाम मैंने लिया। आदमी की कविताएं, साइकिल, खेल, रात और फुटपाथ। उसी में एक कविता श्रृंखला ऊंट है। असल में ये बड़े धैर्य, प्रेम और समर्पण की मांग करती हैं। स्वेटरों की तरह कई श्रृंखलाएं बरसों से अपने आप को बुनती रहती हैं, जिन्हें समय और अवसर के हिसाब से मेरे जैसा कोई बुनता रहता है। और जब वो तैयार हो जाती हैं तो फिर उनके प्रकाशन की भी समस्या होती है। कई बार संपादकों को भी थोड़ी उनको समझने में दिक्कत होती है, खासकर अगर आप नए नए कवि हैं। अगर आप लिख भी देते हैं कि यह वृहद श्रृंखला है जिससे कुछ कविताएं किसी पत्रिका में आ चुकी हैं, तब भी वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको लगता है कि मैं कोई नई चीज़ नहीं छाप रहा हूँ। तो तमाम तरह के संकट होते हैं, लेकिन मैं इसका बड़ा हिमायती हूँ। जैसा मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर कोई बड़ी कविता लिखी जाए तो शायद ये उसका अच्छा, अगर एकमात्र न भी हो तो उसका अच्छा एक तरीका, एक ज़रिया है ये। इन काव्य श्रृंखलाओं में जैसा मैंने कहा, इनकी हर कड़ी अपने आप में स्वयं संपूर्ण कविता होते हुए अपने क्रम से जुड़कर एक बड़े वितान की रचना करती है। मेरे ख्याल से अगर रामचरितमानस या महाभारत जैसे महाग्रंथ हैं, उनकी भी यही खासियत है कि उनकी इकाइयाँ, अंश अपने आप में स्वतंत्र कविताएं या कथाएं भी हैं और एक साथ मिलकर एक बृहद समवाय का सृजन करते हैं। काव्य श्रृंखलाओं के ऐसा स्वरूप पाठकों के लिए भी अधिक अनुकूल है आज के दौर में। खासकर आज लाजमी है कि एक और जहाँ नन्ही नन्ही रेजगारियां हों, वहीं दूसरी तरफ बड़े मूल्य की रचनाएं। तरह तरह के प्रयास एक कवि को विस्तार देते हैं और उसका दायरा भी बढ़ता है। मैं मानता हूँ लंबी कविताएं गहरी सांस हैं और नन्ही सांसों के बीच कुछ गहरी सांसें भी जरूरी होते हैं। ये आप सब जानते हैं कि भीतर जितनी कोशाएं हैं, जितने रंध्र हैं, वो खुल जाएं और उनमें प्राण वायु का संचार हो। तो इस छोटी सी भूमिका जो यह आलोचना के सहस्त्राब्दी अंक 26 में आई थी, उसके साथ चूंकि मैं इसका उपशीर्षक यह भी बोलता हूँ, हमारे समय का महाकाव्य ऊंट श्रृंखला को मैं यह भी बोलता हूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी भूमिका इसकी रखनी चाहिए। अब मैं इस कविता पुस्तक से, या कहिए उसकी पांडुलिपि से, कुछ कविताएं सुनाता हूँ। और इस बीच आप सब मित्र जुड़े हैं, नवल जी हैं, रश्मि जी हैं, मंगलम जी हैं, और कई लोगों को मैं नाम शायद देख नहीं पा रहा हूँ। सब मित्रों को एक बार फिर से अभिवादन करते हुए जी, मैं भी कुछ एक के नाम ले लूं जो जुड़े हुए जी हैं। जी, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि अनुभव मेरे सामने इसलिए हो रहा है। जी जी, अनुभव अनुभव उत्कर्ष जी, रश्मि पाठक जी, मनोरंजन सिंह जी, श्वेता कुमारी, कुमार मंगलम, सुभाष राय जी, मधु काकरिया जी, वंदना कुमारी जी, नवल शुक्ल जी, कमलेश जी और तमाम साथीगण। कमलेश जी, जी, पीयूष ठक्कर जी, कई लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा लग रहा है आप सभी लोग इस तरह से जनसुलभ पुस्तकालय के कार्यक्रमों से स्नेहबद्ध हैं। हमारे लिए यह एक बेहद खुशी की बात है। और हिंदी जी, और तमाम दूसरी भाषाओं के लोग। जी जी, प्रेम रंजन जी पीयूष आगे जी, बढ़े। मुझे बहुत खुशी हो रही है पाए, और सारे मित्र जिन्होंने हम सबका आकर मान बढ़ाया है, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और अब मैं इस श्रृंखला से कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ। पहली कविता जो सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है कल कल छल छल। पानी सा बहता, कल कल छल छल करता प्यार तुम्हारा। पानी सा बहता, कल कल छल छल करता तुम्हारा प्यार। पी लेने दो मन भर एक बार, फिर कर जाऊंगा पार। आगे फैला मरुथल यह अछोर, चला जाऊंगा दूर बहुत दूर। की थी नाखों ने कभी याचना सविनय, नहीं ऐसे खड़े खड़े नहीं, पियो बैठ कर, नहीं तो लग जाएगी कलेजे को चोट।
हिले थे हौले से वे होठ, जैसे अपनी अनकही, जैसे अपनी अनकही को अपनी ही आवाज की थरथरी से देते ओट। भरा था अब भी याद कर ऊंट, भरा था अब भी याद कर ऊंट, फिर पलकों पर आता उतर वह पल धुंधला छल छल। और कहता दिल तकना नहीं, और कहता दिल थकना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, अब मरना भी होगा तो नहीं यहाँ, चल आगे, चल चल। तो ये इस वृहद श्रृंखला की एक कविता कल कल छल छल आपके सामने मैंने रखी। इसी से एक और छोटी सी कविता है, दृष्टिकोण, जिसका उपशीर्षक है अपनी अपनी सोच। पहली बार देखा औरत को ऊंट ने, पहली बार देखा औरत को ऊंट ने, लहरों के आंचल तले जाने कब से जलती नेह सनी बाती। मन में आया उसके कितनी नाजुक, कितनी नर्म, जिंदगी मानो औरत की छाती। धूप ताप के कोड़ों के कैसे अनगिन अदृश्य निशान, धूप ताप के कोड़ों के कैसे अनगिन अदृश्य निशान। देखते ऊंट को सोचा स्त्री ने, देखते ऊंट को सोचा स्त्री ने, जिंदगी इतनी ढीठ जैसे ऊंट की पीठ, जिंदगी इतनी ढीठ जैसे ऊंट की पीठ। एक और कविता है इस श्रृंखला की, शीर्षक है उद्भव। चार दरवाजे मांगने पर जब नहीं मिला पानी का एक गिलास, एक आदमी ऊंट हो गया। 4 महीने जब नहीं हुआ मैसर नहाने का समय और सोत, तो दूसरा। बरसों गए इस शहर में, बरसों गए जब इस शहर में नहीं हुई सिर पर एक छत, सपरिवार कोई ऊंट बन गया। बरसों गए जब इस शहर में नहीं हुई सिर पर एक छत, सपरिवार कोई ऊंट बन गया। पूरा का पूरा ऊंट में बदल गया एक नौजवान, कि थपथपाई नहीं किसी ने पीठ, रखा नहीं कंधे पर हाथ। इस माया नगर में, इस माया नगर में जो मार नहीं पाए, जो मर नहीं सके, ऊंट हो गए। इस माया नगर में जो मार नहीं पाए, मर नहीं सके, ऊंट हो गए। अगली कविता है, शीर्षक है इसका गठरी। कला नहीं है, कला नहीं जीवन है ऊंट में, कला नहीं जीवन है ऊंट में, और जीवन उसका कुबड़। जीवन अक्सर होता है कुबड़ में। लंबी यात्रा की गठरी उसकी यह थूही, जिसमें बंधा पथ्य पथ का और पानी। धरी हैं लगाव की ऊष्मा और कामनाएं शुभ, इसी पर खेपना मीलो, सबके सब रेत के जलते मील। अनेक बोझों के बीच पीठ पर लिए अपनी छोटी सी पोटली, चलता ऊंट सिर से पैर तक जलाने वाली धूप की रेत और रेत की धूप में, न छूट न छिन सकने वाली गठरी है जीवन की। बहुत लंबी यात्रा के बाद देखोगे इसे,
तो थोड़ी पचकी मिलेगी यह थू ही। तो स्वाभाविक है कि उस समय जब आपका इसकी बहुत सारी कविताएं मेरे विद्यार्थी जीवन की लिखी हैं, तो उस समय आपने बहुत सारा अनुसंधान शोध की वृत्ति भी होती है, तो उस समय ऊँटों पर अध्ययन भी मैंने बहुत किया, बहुत लंबा अध्ययन किया। और एक छोटी सी सूचना शायद आपको अच्छी लगे कि इस पूरी श्रृंखला को जर्मनी के कुछ लोगों ने मंगाया था, अनुसंधानकर्ताओं ने, क्योंकि वो ऊँट पर काम कर रहे थे और उसमें उनको कहीं से ये खबर लगी कि ये श्रृंखलाएं बल्कि पत्र पत्रिकाओं में आई हैं हिंदी में, तो उन्होंने ये मंगाई थी। तो उस लिहाज से भी शायद उनको किसी काम की लगी हो ये श्रृंखलाएं। अगली कविता है, इससे शीर्षक है इसका प्रेम प्रश्न। इन भद्दे होठों को भी कोई चूमता होगा, इन भद्दे होठों को भी कोई चूमता होगा, क्या ऊंट भी करते हैं प्यार? कहीं ऐसा तो नहीं कि चूमते चूमते ही मोटे हुए इतने ये होंठ, और गले लगते लगाते उचक गई गर्दन इस तरह, या कि बिदुर गए होंठ कि चूमा नहीं किसी ने, उजबक हुई इस तरह गर्दन कि गले मिला नहीं कोई, झूल गई चमड़ी कि परसा नहीं किसी ने प्यार से, झूल गई चमड़ी के परसा नहीं किसी ने प्यार से, इसलिए उभरी कुबड़ कि नहीं रखा किसी ने आत्मीयता से पीठ पर हाथ, और प्रतीक्षा अब भी क्या रास्ता देखते देखते ही झुर्रियां गहराई। प्यार के बारे में कौन कह सकता है ठीक से, वह भी प्यार के फल के बारे में। कोई करके ही देखे, कोई करके ही देखे, क्या ऊंट भी करते हैं प्रेम, और करते हैं तो अपना कुबड़ लिए साथ। धन्यवाद। और एक कविता जो बहुत पसंद की है लोगों ने इस श्रृंखला की, सुनाता हूं आपको। शीर्षक है लालटेन। लालटेन क्यों जल रही है जब उसके नीचे बैठकर पढ़ने वाला नहीं है। लालटेन क्यों जल रही ऊंट की गर्दन से झूलती, जब नहीं कोई आने जाने वाला रास्ते पर। लालटेन क्यों जल रही है जब कोई नहीं है नेह भरने वाला, लौ उकसाने वाला। तेल खून और पानी मिल गए हैं एक में, धरती हवा समुद्र में चकते बनते। लालटेन क्यों जल रही ऊंट की गर्दन में बंधी, जल सकती थी चारकोल हुए खजूर से लटकी, या ध्वस्त हुई इमारत के अकेले बचे बुर्ज पर। लालटेन क्यों जल रही है ऊंट की गर्दन में, पूछो मत, यह पूछो मत। पृथ्वी के पूरे विनाश में बचे ऊंट की गर्दन बार बार हिल रही है, रोए जल रहे उसके लालटेन की धाह से। पूछो मत, लालटेन की रोशनी में परछाई उसकी इस तरह क्यों चल रही। पूछो मत, लालटेन की रोशनी में परछाई उसकी इस तरह क्यों चल रही। तो ये
ऊंट क्रम से, कविता क्रम से, यह लालटेन शीर्षक कविता थी। एक और कविता सुनाता हूँ। जैसे मैंने कहा, इसकी बहुत सारी कविताएं लगभग 75 के आसपास तो प्रकाशित हैं तीनों पत्रिकाओं में, लेकिन लगभग उतनी ही अब प्रकाशित हैं। ये कविता भी जो सुनाने जा रहा हूँ अभी तक प्रकाशित नहीं है, तो आप पहली बार इसे सुन रहे हैं। शीर्षक है खुदाई। रेत बिखरती है उड़कर, बर्फ जमा होती पड़कर, मिट्टी जुड़ती है झड़कर, पेड़ हरा दबता तो हो जाता हीरा, दबती कोयल घोंसले में बन जाती कोयला, दबते रहते जब तक आदमी और चीजें, चीजें दबती तो हो जाती आदमी सी कभी, दब कर आदमी जिन्स बन जाता कोई, मामूली या बेशकीमती। नहीं वक्त और हालात ही दबाते खाली, इंसान और वस्तुएं दबती खुद भी। समय दबाता तो उभारता भी बहुत बाद तक अक्सर, समय दबाता तो उभारता भी बहुत बाद तक अक्सर, कर देता सब बराबर। मानो प्लास्टिक का कोई पत्ता उभरा, मानो प्लास्टिक का कोई पत्ता उभरा, अकड़ा सिरा कपड़े का, शायद किसी सिर में बंधे साफे का, कोड़ता अपनी कुल्हाड़ी से बड़ी सावधानी से, और धीरे धीरे खुलने लगता चेहरा। हो न हो आदमी हो पूरा, सिर अपना संभाले, और खोदो और खोदो, होंठ उसके हिलते, मानो एक हिमयुग की नींद से झड़ती रेत पलकों से। और खोदो अभी, मैं हूं अपनी ऊंट की पीठ पर, और खोदो अभी, मैं हूं अपनी ऊंट की पीठ पर। तो इस खुदाई के बाद निवेदन एक कविता है। ये ऊंट श्रृंखला में कोई ऐसी कविता, कुछ कविताएं लय इसमें जिनमें है, लेकिन शायद उनकी धुन कभी बाद में बने, तो अभी तो मैं पढ़कर ही सुना पा रहा हूँ। शीर्षक है निवेदन। जब थक जाओ गर्म हवाओं में चलते, कर लो कुछ आराम मेरी पीठ से लगकर। इस चिलचिलाते रेगिस्तान में सूख जाए चमड़े की तुम्हारी मशक, जब रीत जाए पानी ऐंठने लगे जुबान, चटकने लगे प्यास, तो सौदागर मार देना मुझे। मेरे भीतर मिलेगा 4 खानों में 7 तहों में कहीं पानी, मेरे भीतर होगा 4 खानों में 7 तहों में कहीं पानी। पर मारने से पहले मालूम कर लो कहाँ छिपी होती भीतर की यह तरी, कि कहीं ढूंढने तक में मार न डाले प्यास। पर मारने से पहले मालूम कर लो कहाँ छिपी भीतर की यह तरी, कि कहीं ढूंढने तक में मार न डाले प्यास। और जान लो पहले क्या काम आएगा तुम्हारे, और जान लो पहले क्या काम आएगा तुम्हारे मेरा पानी, कहीं मार न दे पानी का यह परायापन।
रेत में चमकती धूल सोने की, कभी लहरों की ही ले आई हुई, लेकिन है नहीं पानी, केवल चमक उसकी। पता नहीं अब होगा भी या नहीं, चार खानों सात तहों में अंदर मेरे पानी। मैंने भी सुनी पहले की वही कोई कहानी, लेकिन यकीन या शुभ है किसी बिना पर मार डालो मुझे सौदागर। लेकिन यकीन या शुभ है किसी बिना पर मार डालो मुझे सौदागर। मारने से पेशतर एक और काम कर लो, बाकी रेत सफर के लिए अपने पैरों में मेरा सामर्थ्य भर लो। बाकी रेत सफर के लिए अपने पैरों में मेरा सामर्थ्य भर लो। और अब वह कविता जिसकी कुछ पंक्तियां अर्पण जी ने शुरुआत में सुनाई हैं, बुढ़ापा। ऊंट को क्या आएगा बुढ़ापा, वैसी की वैसी खाल, जवानी में भी इतने ही धूप खाए थे बाल। सालों से इस तरह जस का तस जैसे साल, ऊंट को क्या आएगा बुढ़ापा। तब भी ऐसे ही टंगी रहती थी निगाह, तब भी कभी लीक छोड़ मिटती छाप देख पाऊं की, भटका नहीं राह। आज भी उतना ही धीर गंभीर, उतना ही लापरवाह। शुरू से रहे ये ठेले, आज के नहीं घेरे स्याह। सिलवटें अभी नहीं चढ़ी, जन्म से काया यूं ही रेत सनी। कितना क्या रहा ढोता, पहुंचाया कितनों को। कितनी दूर चला जलते तपते ढूंहों पर। दिन पर दिन सुध बुध भूले खाए पिए बिन, तन मन अनमन रेत ही है समय। और ऊंट पर क्या इस रेत के खिसकने का असर। रेत ही है समय और ऊंट पर क्या इस रेत के खिसकने का असर। अगर तुम समझते हो कि वह जीवन की ढलान पर है वह, तो समझते कितना गलत। अगर तुम समझते हो कि जीवन की ढलान पर है वह, तो समझते कितना गलत। ऊंट के सिर पर हमेशा रहता मध्याह्न का सूरज, और पैरों के नीचे परछाई उससे छोटी, गिरकर न उठने तक, गिरकर न उठने तक। एक कविता है, इसकी शीर्षक है स्वप्न दृष्टा। सपने देखता है ऊंट, खिन्न अन्य मनस्क उदास। देखता है नीचे जमीन न ऊपर आसमान। आंखें लगी रहती मानो क्षितिज पर, चलते चलते रेगिस्तान की नींद पर। बहते सूखते पसीने या डबडबाहट से कोई बूंद छिटकती बरौनियों पर। बहते सूखते पसीने या डबडबाहट से कोई बूंद छिटकती बरौनियों पर। एक पल के लिए सूर्य बढ़ता सात रंगों में। एक पल के लिए सूर्य बढ़ता सात रंगों में। एक क्षण के लिए वह देखता अपना इंद्रधनुष। एक क्षण के लिए देखता वह अपना इंद्रधनुष। जब कविताएं सुनते सुनते आप थक जाएं तो निसंकोच इशारा जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं सुनाते सुनाते थकूंगा नहीं। और इस श्रृंखला में बहुत सारी कविताएं हैं। तो स्वप्न दृष्टा अभी आपने सुनी, अब थोड़ी ऊंट की कला देखी जाए। शीर्षक है कविता का कला।
कला अगर है कहीं तो ऊंट की गर्दन में, कला अगर है कहीं तो ऊंट की गर्दन में, केतली की टोटी सी मुड़ी, बतख सी हचकती इसी गर्दन में। उठी ग्रीवा पर उठा हुआ मुंह, इस तरह जैसे नीचे हो तो गिरने लगेगा, तहों में जतन से समेटा पानी अंदर का। उठी ग्रीवा पर उठा हुआ मुंह, इस तरह जैसे नीचे हो तो गिरने लगेगा, तहों में समेटा, तहों में जतन से समेटा पानी अंदर का। चल देता आगे खड़ा ऊंट वाला पकड़े नकेल, और खिंचकर हो जाती सीधी समानांतर धरती के उसकी गर्दन। भद्दा लगने लगता कैसा सारस्य रेगिस्तान का। फिर मार कर मन को एड़, खींचता ठिठका तन आगे। फिर मार कर मन को एड़, खींचता ठिठका तन आगे, करता अनुसरण, और लौट आती है कुछ कला, और लौट आती है कुछ कला। एक कविता है इसकी, संतति ऋण। और ये भी बहुत लोगों को पसंद है, तो छोटी सी कविता है संतति ऋण। पेट के अंदर था एक और पेट, पेट के अंदर था एक और पेट, उसमें था बच्चा। ऊंट ने देखा कंगारू, उसने देखा पहाड़ की औरतों को, पीठ पर एक और पीठ और उस पर बच्चा। कलेजे में था एक और कलेजा, जिससे चिपकाए बच्चे को बंदरिया लगा रही थी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग। मुंह में था एक और मुंह, दबाकर जिसमें ले जा रही थी बिल्ली अपना छौना। मेरा जीवन गया व्यर्थ, मैं नाकारा, पीड़ा से भरकर ऊंट ने सोचा, कुछ न कर सका अपने बच्चों के लिए, कुछ न कर सका अपने बच्चों के लिए। बस दिमाग के भीतर एक और दिमाग, जिसमें उनकी चिंता। बस दिमाग के भीतर एक और दिमाग, जिसमें उनकी चिंता। तो संतति ऋण इस कविता से एक और छोटी सी कविता है, उसकी ओर मैं ले चलता हूं। शीर्षक है इसका जीवन आसन। यह मरणासन का प्रतिलोम मैंने देने की कोशिश की है, सृजित करने की। जीवन आसन, यही तो संसार का सुख सबसे बड़ा, यही तो संसार का सुख सबसे बड़ा। मगर किसी माँ के सिवा, मगर किसी माँ के सिवा कौन जानता कि एक यातना भी, कि एक यातना भी जन्म देना पहुंचा दे जो कई बार मौत के मुहाने तक, पहुंचा दे जो कई बार मौत के मुहाने तक। रात भर नेह छोह से चाटती रही खजूर के उस पेड़ को आसन्न प्रसवा ऊंटनी। रात भर नेह छोह से चाटती रही खजूर के उस पेड़ को आसन्न प्रसवा ऊंटनी। उसे मालूम था सुबह अगली वह देख नहीं सकेगी, उसे मालूम था सुबह अगली वह देख नहीं सकेगी। और कोई तो चाहिए,
और कोई तो चाहिए अपने पीछे इस आगत को देखने वाला, और कोई तो चाहिए अपने पीछे इस आगत को देखने वाला। अब मैं कुछ कविताएं सुनाकर आपसे इजाज़त लूँगा, क्योंकि अच्छी खासी कविताएं सुनाई है। कविता मैं सुना रहा हूँ, जब पहली बार ऊँट शहर में आया। यह आलोक धनवा जी को बहुत प्रिय है। इसमें एक बच्चे का चित्र आता है, अंश आता है, जो जब ऊँट शहर की सड़कों से जा रहा होता है तो उसके ऊपर अपनी खिलंदड़पन हरकत कर देता है। तो ये उनकी प्रिय कविताओं में से एक है। उनको बहुत स्नेह दिया है उन्होंने। पटने में अरुण कंवल जी, आलोक धनवा जी और मदन कश्यप जी और तमाम नंद किशोर नवल जी, इन सब लोगों ने, अपूर्वानंद जी। तो जब मैं कॉलेज में था उसी ज़माने से, तो मैं उन सबका धन्यवाद भी अर्पित करता हूँ, और एक तरह से ये कविता अ, उन सबको स्मरण करते हुए सुनाता हूँ। जब पहली बार ऊँट शहर में आया, जो पाँव धसे नहीं थे कभी रेगिस्तान की रेत में, धस रहे थे कंक्रीट की सड़क पर, चिपक रहे थे कोलतार में। भय था उसे भय था उसे बिजली के नंगे तारों से, छू न जाए उसकी थूही। गनगना रही थी पीठ, कोशिश कर रहा था सिर झुकाकर चले या घुमाकर गर्दन हिम्मत से। कसे फिक्रा करीब से जाती लड़की की रिबन पर, जो बंधी नहीं थी। उसने सुनी सरसराहटें साफ साफ, जब चल रहा था वह सड़कों पर सीधा सादा। लोग कहीं आसपास ससर रहे थे, बालू के भीतर जैसे सांप पलुआ है। शोभा यात्रा के एक रथ के गुजर जाने के लिए देर तक उसे खड़ा रहना पड़ा। शोभा यात्रा के एक रथ के गुजर जाने के लिए देर तक उसे खड़ा रहना पड़ा। वह ढूंढ रहा था खजूरों की छां। एक बच्चे ने तभी एक बच्चे ने तभी छरछरा दिया छज्जे से। चुपचाप सिर नवाए गुजर गया, बच्चे को भला क्या जाए कहा। चुपचाप सिर नवाए गुजर गया, बच्चे को भला क्या जाए कहा। नहा गया पसीने से, उसे जोरों से लगी थी प्यास। मालिक उसका ले गया पेट्रोल पंप। धीरे धीरे हो गया वह अभ्यस्त। धीरे धीरे हो गया वह अभ्यस्त। एक कविता है इसकी, दुख। आदमी के दुख से निकलता है गाढ़ा अंधेरा। आदमी के दुख पर पड़ती बहुत रोशनी। आदमी का दुख बहुत छपता है। आदमी का दुख बहुत छपता है। दुख छिपना चाहता है आदमी से, चुप सा खड़ा हो जाता किसी ओट में, पर कब छिप पाता। पूरे सफर जिंदगी का बोझ उठाए कोई आदमी दिखने लगता ऊंट की तरह, तो यह आदमी का दुख होता। पूरे सफर जिंदगी का बोझ उठाए कोई आदमी दिखने लगता ऊंट की तरह, तो यह आदमी का दुख होता। और ऊंट का, उसका क्या। अगर रेत पर चलते चलते कोई ऊंट दिखने लगे आदमी सा,
तो आदमी का दुख यह भी। अगर रेत पर चलते चलते कोई ऊंट दिखने लगे आदमी सा, तो आदमी का दुख यह भी। पर उसका पर उसका नहीं, उसका कुछ भी, न सुख न दुख। चलो, जिस तरह कहा ऊंट ने, उसी तरह रह गए उसके होंठ। जैसे उचकी, उसी तरह उचकी रह गई गर्दन। और दुख के बाद यह कविता, अंतिम हंसी। और इसके साथ में, हालांकि बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे आपके आपके आग्रह भी आ रहे हैं। ये आज की शाम पूरी तरह ऊँटों के ऊँटों के नाम है, इसलिए मैं आपके आग्रह से और रचनाएं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, और ये अवसर है कि मैं उनके ज़रिए आपको एक और जीवन का एक और फलक है, और ऊँट के बहाने जीवन की जो परतें खोलने की कोशिश की है मैंने। जैसी भी कोशिश बन पड़ी उससे आपको लेकर चलूं। तो अंतिम हंसी शीर्षक है इस कविता का। अंग्रेजी में एक मुहावरा भी होता है, लास्ट लाफ। तो अंतिम हंसी। आदमी के सिवा किसी को हंसना नहीं आता। आदमी के सिवा किसी को हंसना नहीं आता। आदमी की तरह किसी को रोना। जानवर नहीं जानते रुलाई बनाना। उन्हें नहीं आता हंसी उड़ाना। आदमी कभी हंसा नहीं अपने ऊपर। आदमी कभी हंसा नहीं अपने ऊपर। पशु पक्षी इसलिए नहीं हंसे कि हंसी हमेशा होती औरों पर। पशु पक्षी शायद इसलिए नहीं हंसे कि हंसी हमेशा होती औरों पर। उगना सूर्य का हंसना, झरती चांदनी हंसी चांद की। कल कल बहना हंसना, स्वच्छ झरनों का नदियों का। पत्तों से लगना हंसी हवाओं की। शायद रश्मि जी को इसमें जो प्रकृति, जिस प्रकृति पर काम कर रही हैं और जिस पे उन्होंने किताब भी संपादित किए, इसमें मेरी भी कुछ कविताएं उन्होंने ली हैं। धन्यवाद करता हूँ उनका। गज़ल मैं इसीलिए सुना नहीं पा रहा हूँ, दुआ करो, क्योंकि ये आज की शाम जैसा तय हुआ है ऊँट पर केंद्रित है। लेकिन इसमें भी ज़िंदगी के बहुत सारी झलक मिलेगी आपको। जैसा मैंने कहा, प्रकृति भी आती है। तो उगना सूर्य का हंसना, झरती चांदनी हंसी चांद की। कल कल बहना हंसना, स्वच्छ झरनों का नदियों का। पत्तों से लगना हंसी हवाओं की। पर अब कोई भी हंसी कहाँ वैसी, कहीं कोई भी हंसी नहीं। पर अब कोई भी हंसी कहाँ वैसी, कहीं कोई भी हंसी नहीं। हंसता है ऊंट अप्रिय से उठे जबड़े, चौड़े दांत खुले, फैले बद्दे होठ, फैले भद्दे होठ, साथ ही धार धार फूटती आंखें। सूखे पत्तों से उड़ती रेत। आदमी सोचता था हर हंसी हंसेगा वही। आदमी सोचता था हर हंसी हंसेगा वही। उसने सोचा था उसने सोचा था उसी की होगी अंतिम हंसी। उसने सोचा था उसी की होगी अंतिम हंसी। और अब इसे अ, समापन की ओर ले जाया जाए आपकी अनुमति से। अर्पण जी, कुछ और कविताओं का समय है या समाप्त कर जी, दिया जाए?
लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ और जी, कविताएं पढ़ जी, लें, जी, इसके बाद फिर हम लोग विराम देंगे। जी, 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 बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और कविताएं शुक्रिया पढ़ता हूँ। जी, स्वागत। एक कविता है सौंदर्य। जैसे अब तक आपने महसूस किया होगा कि एक अलग सौंदर्य शास्त्र भी इसमें है, तो उस नजरिए से देखें। शीर्षक है सौंदर्य। सब कुछ सब कुछ सुंदर हो सकता है, पर ऊंट नहीं। पांव इधर बढ़ते तो पीठ फलकती उधर, गर्दन आगे उचकती तो हचकता कूबड़ ऊपर, कमर छिटकती अलग अलग कूल्हे। सब कुछ सब कुछ हो सकता है सुंदर। दिखाओ दांत, मोटी खाल वाला हाथी मस्त, नया धारीदार तौलिया लपेटे, बिल्ली का भांजा रोबीला बाघ, रीढ़हीन रपटता सर्प अद्भुत, बर्फीला रीछ अनूठा, सब लगेंगे सुंदर सिवा ऊंट के। यह भद्दा रंग, बेहुदा दुर्गंध, झुर्रियां दुनिया भर की बेहिसाब, गेंदड़ा रोयों का बेतरतीब, बूढ़े पेड़ सी खाल, कटे कान पुछल्ली पूंछ, मुंह से नथनों तक चूती राल, समूचा बेढंग। धूप में तपकर, अंधेरे में छुपकर, चांदनी में नहाकर कोई, ओस या बौछारों में भीग कर, सब हो लेंगे कहीं न कहीं, लेकिन ऊंट होगा आखिरी जो होगा सुंदर। दूर से कितना सुंदर लगता है यह रेगिस्तान, अनगिनत नाभि भंवर वक्षस्थल लुभार, एक दूसरे में चेहरा छिपाए स्त्रियों जैसे। और यह ऊंट इसी असंतुलन से जब उठता रेत बवंडर, इसी असंतुलन से जब उठता रेत बवंडर, जब उड़ती चोट करती रेत, मूंद देती पलके तमाम, और सारे द्वार छुप जाते चेहरे साफों में। कौन देखता, कौन देखता, नष्ट होते सौंदर्य सबका, किसने देखा ऊंट को ओढ़ते अकेली अनोखी सुंदरता, करते अपने न देखे जाने का विलाप। किसने देखा ऊंट को ओढ़ते अकेली अनोखी सुंदरता, करते अपने न देखे जाने का विलाप। और एक कविता इसकी, शीर्षक है आंखों के आगे। आंखों के आगे उसे नहीं कोई भरम, वह पालता नहीं कोई मुगालता। उसे नहीं कोई मुगालता, ऊंट कोई भरम नहीं पालता। कोई सहलाए, कोई हड़काए, जरा भी अफसोस उसे नहीं सालता। आदमी को अच्छा लगता कोई, देखकर किसी को आती घिन। आदमी को अच्छा लगता कोई, देखकर आती किसी को घिन, क्योंकि देखते हुए उसकी आंखों के सामने रहता नहीं खुद का चेहरा। ऊंट इस मामले में आगे,
क्योंकि उसके आगे रहता हमेशा आंखों के आगे तक खिंचा चेहरा अपना, क्योंकि उसके आगे रहता हमेशा आंखों के आगे तक खिंचा चेहरा अपना। और एक कविता है इसकी, हारी हुई लड़ाई। हारी हुई लड़ाई, दुर्बल की ओर से होगा खड़ा, कमजोर जो पड़ रहा देगा उसे सहारा। हारते पक्ष से लड़ेगा ऊंट, हारते पक्ष से लड़ेगा, ठान रखा था ऊंट ने। इस महासमर में लेकिन कौन मानता, कौन गोदानता कहा ऊंट का। ये गोदानता जो है लगभग माने जाने के अर्थ में हमारी बोली में एक शब्द है। इस महासमर में लेकिन कौन मानता, कौन गोदानता कहा ऊंट का। हार रही थी पृथ्वी, हार रहा था जीवन, हार रही थी पृथ्वी, हार रहा था जीवन। अंतिम दम तक पलकें खींचे जागता, उसे ही लगाकर अपनी थूही जोगता सहेजता रहा। अब तक शायद आप जान गए होंगे और या पहले से ही जानते होंगे, ऊंट की पीठ पर जो कुबड़ है उसको थूही भी बोलते हैं। अंतिम दम तक पलके खींचे जागता, उन्हें ही लगाकर अपनी थूही जोगता सहेजता रहा। धुएं से भरे अंधेरे में उठाए सूरज चांद की गठरी पीठ पर, मुंह उठाए भागता रहा सृष्टि की ओर, सत की ओर, भोर की ओर। सृष्टि की ओर, सत की ओर, भोर की ओर। अब मैं एक दो कविताएं और सुनाकर अनुमति लूंगा। एक कहानी आपने सुनी होगी 19 ऊंटों के बंटवारे की। तो उसी की पृष्ठभूमि में एक कविता है, शायद कुछ कथापन लगे इसमें आपको, कहानीपन, आख्यान, और शायद कुछ अलग ढंग की। ऊंट बटाई शीर्षक है इसका। रेत समय के किसी देश में तेल बेचने वाला था एक सेठ, पास उसके भी 20 नहीं 21, ऊंट वही 19। पहले की सुख्यात पहले की सुख्यात कथा में आधा बेटों चौथाई बेटी, हिस्सा पांचवा किया था परिचारक के नाम सेठ ने। पहले की सुख्यात कथा में आधा बेटो चौथाई बेटी, और हिस्सा पांचवा किया था परिचारक के नाम सेठ ने। गुजरे उसके दुविधा में थे जब सब, काटे बिना किस तरह बांटे। अब 19 ऊंटों के बंटवारे का सवाल था। गुजरे उसके दुविधा में थे जब सब, काटे बिना किस तरह बांटे। तभी वहां पहुंचा एक दोस्त ऊंट पर अपने, जिसने राह निकाली। कहा मिलाकर ऊंट एक मेरा भी, कर लो 20 और मिल बांट लो सभी। आधे यानी 10 बेटे के, चौथाई मतलब बेटी के 5, पांचवा हिस्सा माने परिचारक के 4। बिना किसी मुश्किल के ऐसे बटे सभी 19, रह गया उसका अपना एक। खुशी खुशी निपटान हो गया, रहे बसे सब सुख से आगे। यह थी पुरानी कथा। वह किस्सा तो गया रेत वन में, अब इस किस्से पर आते।
साथी एक भला इसमें भी, और ऊंट भी उसका उससे और भला, लेकिन थे वे दूर कहीं पर। मगर दौर ये ऐसा जिसमें किसी भले का मुश्किल बड़ा गुजारा। भूखमरी की हालत नौबत थी दोनों की, लाचारी में सोचा भले आदमी ने शायद कुछ मदद मिले उस धनी दोस्त उस सेठ सखा से। निकल चला निकल चला जिस तरह द्रुपद की ओर द्रोण या विकल सुदामा कृष्ण के लिए। मगर दूर था द्वार तभी मिल गई खबर मगर दूर था द्वार तभी मिल गई खबर, जो एक आसरा था उसके भी जाने का। वह सेठ गया था गुजर वह सेठ गया था गुजर, सुनकर सदमे में डोला दिल। दीन सखा का भर आई फिर ऊंट दृष्टि भी। दशा देख मालिक की जिसने सदा उसे संगी सा ही जाना समझा था। दिल टूटा था पहले, दर तक आते आते दम भी टूट गया दोनों का। सोचा और विचारा और सुधारा, था बंटवारा अब की धनी सेठ ने इस किस्से के विरसे में अपने। ऊँटों में से आधे नाम किए थे दीन धर्म के, चौथाई हिस्सा बेटी का, पंचमांश बेटे का। दिक्कत थी लेकिन बंटवारे की, क्योंकि 19 ऊँट थे और न था वह भला आदमी जो अपना भी ऊँट मिला हल मुश्किल कर दे। ऐसे में आया वकील वह आगे जिसके पास वसीयत थी। ऐसे में आया वकील वह आगे जिसके पास वसीयत थी। उन ऊँटों के बंटवारे की राह निकाली उसने ऐसी, पहले अपनी ओर एक कर लिया और बाकी का आधा यानी 9 दे दिए दान में। फिर विवेचना की ऐसी, अब दे शेष का चौथाई। जो 9 की होनी मुश्किल थी, अस्तु निकाला ऊंट और एक और अपने पाले, और 2 बेटी को दे डाले। फिर 2 और निकाले खुद की खातिर, बाकी बचे 5 में से देकर भाग 5वां, यानी ऊंट एक बेटे को निपटाया। बचे 4 रख लिए बतौर सेवा शुल्क के। कथा हुई संपन्न और सुनने वाले भी धन। सच है किस वन में, सोचें अब मन में, सीख यही मिलती है तथा कथित रक्षक ही भक्षक भी। उनसे आस लगाना ही गलती भारी। न्याय धर्म आदर्श आदि के पेशेवर सौदागर तो मौका पाकर ले डूबेंगे आखिर। न्याय धर्म आदर्श आदि के पेशेवर सौदागर तो मौका पाकर ले डूबेंगे आखिर। इन वणिकों ठेकेदारों से भरसक बचकर रहना ही बेहतर। हे प्रियवर। तो शायद अलग ढंग की ये कथा लगी होगी। एक और कथा सुन लीजिए। यह भी हमारी नीति कथाओं में से एक कथा है, उस पर आधारित है। शीर्षक है उत्सर्ग। बूढ़ा हो चुका था और अशक्त, राजा जंगल का आखेट में असमर्थ। भूखा था कई दिन से और इस दुर्दिन में साथ उसके चतुर कौवा, धूर्त सियार और सज्जन ऊंट। बूढ़ा हो चुका था और अशक्त राजा जंगल का आखेट में असमर्थ। भूखा था कई दिन से और इस दुर्दिन में साथ उसके चतुर कौवा, धूर्त सियार और सज्जन ऊंट। सबसे पहले कौवे ने की पेशकश, राजन आखिर हम किस दिन के लिए, आपके आखिरी दिनों में भी जो काम ना आ सके। कर्तव्य मुझे कचोट रहा, मैं अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता, बस खेद इस बात का कि एक कौर भर से अधिक
नहीं हो पाऊंगा। तो फिर काग को छोड़िए, मुझे अपना भोजन होने दीजिए, सियार ने आगे बढ़कर कहा। तो फिर काग को छोड़िए, मुझे अपना भोजन होने दीजिए, सियार ने आगे बढ़कर कहा। मुझसे कम से कम आपका आधा पेट तो भर जाएगा, मुझसे कम से कम आपका आधा पेट तो भर जाएगा, 1 जून का जुगाड़ हो जाएगा। उत्सर्ग हेतु उद्धत उनकी ऐसी भावना देख, उत्सर्ग हेतु उद्धत उनकी ऐसी भावना देख ऊंट से रहा नहीं गया। उसने तुरंत कहा, सबसे ज्यादा क्षुधा मिटेगी आपकी मुझसे, मैं अपना बलिदान प्रस्तावित करता हूं आपके लिए। यही उपयुक्त और सर्वथा उचित भी समर्थन किया काक श्रृंगाल ने, और इस तरह ऊंट का उत्सर्ग स्वीकृत हुआ सर्वसम्मति से। किस्सा गया वन में और सोच यही मन में कि जो सीधे साधे उनके लिए सत्ता की अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों से बेहतर दूर ही रहना। किस्सा गया वन में और सोच यही मन में कि जो सीधे साधे उनके लिए सत्ता की अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों से बेहतर दूर ही रहना। अशक्त हो या ताकतवर राजा, अशक्त हो या ताकतवर राजा, भुगतान भलों को ही करना पड़ता, और 100 बार चाहिए सोचना, और 100 बार चाहिए सोचना उत्सर्ग की प्रतिस्पर्धा में अपना नाम प्रस्तावित करने से पहले। 100 बार चाहिए सोचना उत्सर्ग की प्रतिस्पर्धा में अपना नाम प्रस्तावित करने से पहले। तो मेरे ख्याल से ये एक दो बहुत छोटी कविताएं सुना के मैं समापन करता हूँ, चूंकि अभी कुछ लंबी कविताएं आपने सुनी। हालांकि इसमें कहानी थी जो शायद आपको आनंद भी आया हो। अनुभूति इस कविता का शीर्षक है। अनुभूति। पहाड़ के नीचे आकर कैसा लग रहा, पूछने वाले ने पूछा। महसूस हो रही मनुष्यता, महसूस हो रही मनुष्यता, ऊंट बोला। मानो पहाड़ कोई ऊंट बहुत बड़ा, और मैं मनुष्य उसकी रस्सी थामे खड़ा, और मैं मनुष्य उसकी रस्सी थामे खड़ा। एक उससे भी नन्ही कविता है, छोटी कविता तो नहीं कहूंगा। नींद में शीर्षक है नींद नसीब। नींद में या नींद की राह देखते, करवटें लेते या बदलते हम सोते। नींद में या नींद की राह देखते, करवटें लेते या बदलते हुए हम सोते। पर उसके लिए तो मुहावरा केवल करवट बैठने का, पर उसके लिए तो मुहावरा केवल करवट बैठने का। क्या ऊंट के नसीब में नींद नहीं, क्या ऊंट के नसीब में नींद नहीं।
अब एक छोटी सी कविता के साथ समाहार करना चाहूंगा। शीर्षक है ऊंट होना। ऊंट होना एक यात्रा, अनथक अटूट होना। ऊंट होना एक यात्रा, अनथक अटूट होना। सत के पक्ष में सदा रहना खड़ा। सत के पक्ष में सदा रहना खड़ा। नहीं कभी झूठ होना। अपने को भूल हो सके औरों के। अपने को भूल हो सके औरों के। सच्चे हृदय से अंतरात्मा की इतनी छूट होना। बांटना सुख दुख साथ सबके। बांटना सुख दुख साथ सबके। नहीं कहीं, नहीं कहीं बेईमानी की लूट होना। अपमान का नहीं, अमृत पय की घूंट होना। नहीं कभी अड़े की अगाड़ी, बड़े की पिछाड़ी। तगड़े की रौंदती कुचलती बूट होना। जीते जी गर्दन रखना ऊंची। झुकना तो मुश्किल में पड़े घिरे गिरे को उठाने बचाने के लिए झुकना। मगर नहीं किसी अन्यायी, आतताई, अहंकारी, अत्याचारी की तलवार या मूठ होना। ऊंट होना। अर्पण जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन अनिमेश जी, इन बेहद महत्वपूर्ण, रोचक और प्रिय कविताओं को साथ साझा करने के लिए। मित्रों, आज की यह शाम बेहद खास शाम रही। जिन सुदीर्घ कविता श्रृंखलाओं के लिए प्रेम रंजन जी जाने जाते हैं, उनमें से यह बेहद रोचक और बेहद अर्थप्रवण श्रृंखला की कुछ एक कविताओं का पाठ हमने यहां सुना। कुछ कह अर्पण रहे जी। हैं प्रेम जी? जी जी, मैं 1 मिनट, मुझे कुछ कुछ पल दीजिए। मैं सबका धन्यवाद जरा ज्ञापित कर दूं। जी, इसके पहले कि अर्पण जी समाहार करें, बहुत धैर्य के साथ और बहुत उत्साहवर्धन करते हुए इन कविताओं को सुनने सराहने के लिए आप सब मित्रों का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला और साथ आए, धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये सूचना दूं कि मैं अपने कविता क्रम के सिर्फ 40वीं कविता तक 40वीं कविता तक पहुंचा हूं। तो शायद फिर अवसर मिलेगा। इस श्रृंखला में 125 से ज़्यादा कविताएं हैं। तो कभी अगले किसी कार्यक्रम में, हो सकता है जनसुलभ के मंच में ही, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी और कविताएं, चुनिंदा कविताएं प्रस्तुत करूंगा। अभी मैंने जो सुनाई वो उसकी पहले 1/3 हिस्से की चुनी हुई कविताएं थी। धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सबका, और अर्पण जी आपका भी। बिल्कुल, शुक्रिया। और हमें भी खुशी होगी कि आप यथाअवसर उन कुछ एक कविताओं को हमारे साथ साझा करें। और कुछ बाद में जो हमारे मित्रगण जुड़े, उनमें संजीव रंजन, बंकिम जी, कल्पना नारायण जी, प्रभात सैनिक मास्टर जी और तमाम दूसरे लोग। कुछ एक लोगों की जो फरमाइश थी, मसलन रश्मि पाठक जी की दुआ करो गजल की, वह किसी और अवसर पर, क्योंकि यह आज डेडिकेटेड यह कविता पाठ रहा ऊंट कविता श्रृंखला को ही लेकर, इसलिए वह संभव न हो सका। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगी।
और मित्रों, मैं यह कह रहा था कि ऊंट शीर्षक कविताओं का जो एक वैविध्य हम आज देख पाए एक ही कवि के यहाँ, वह हमें चौंकाता भी है और कहीं न कहीं हमारे लिए खुशी का सबब भी बनता है कि इस तरह से देखने समझने का एक बड़ा आख्यान रचा जा सकता है जो प्रेमरंजन अनिमेष अपनी इन कविताओं में करते हैं। मित्रों, सीधी सरल भाषा में यहां कविताओं में अंतर्निहित लोकराग और व्यंग को भी हम पाते हैं। लोक कथाओं और नीति कथाओं का बेहद सृजनात्मक इस्तेमाल कवि करता है। देशी मुहावरों और कहावतों से कवि ऊर्जा लेता हुआ उन स्रोतों में जाता हुआ कहीं न कहीं अपनी कविताओं के स्वर को उस चीर परिचित मिट्टी के आस्वाद में भी ढाल पाता है। सचमुच इतनी देर तक इन कविताओं को सुनते हुए काफी आनंद आया। मनुष्यों की दृष्टि में ऊंट और ऊंटों की नजर में मनुष्यों के कई कई वृतांत भी हम देख पाए। ऊंट के होने में, ऊंट से होने में, यात्रा में, उसकी मुश्किल जीवन शैली में, हर जगह पर कवि जा पाता है और वहां से आज के लिए अनुकूल, आज के लिए प्रासंगिक मुद्दों को उठा पाता है। और वह भी कई ऐसी चुभती हुई बातें चुपचाप कह जाता है, बिना लाउड हुए कह जाता है। एक और बात कह के मैं विराम लूंगा कि देखिए, इनके पास, प्रेमरंजन जी के पास कई कविता श्रृंखलाएं हैं और हर थीम पर ये उतने ही धैर्य के साथ जुड़े रहते हैं। तो ऊंट जैसे विषय पर, इस प्रतीक को लेकर जिस तरह से वे इतनी दूर तक की यात्रा करके आए हैं अपनी इन कविताओं में, वह भी हमारा ध्यान खींचता है कि एक कवि को कोई विषय, कोई रूपक किस तरह से लंबे समय तक बांधे रखता है और उस धैर्य के साथ कवि अपनी उन कविताओं के साथ होता है। और मित्रों, ऊंट की जब हम बात करते हैं तो ऊंट तो खैर हर जगह पाया जाता है, हमारे देश में भी और बाहर भी, मगर खास तौर से राजस्थान की याद तो हमें आ ही जाती है। और कई ऐसे हमारे समकालीन कवि हैं जिनकी कविताएं भी मुझे याद आ रही थी। मुझे अजंता देव जी की कविता भी याद आ रही थी, विनोद पदरस जी की कविता याद आ रही थी, और शेनकाफ निजाम की नज्मों में भी हम ऊंट को और उसके बहाने कही जाने वाली बातों को, संदेशों को पाते हैं। तो इन कविताओं के माध्यम से, प्रेमरंजन अनिमेष की ऊंट विषयक इन कविताओं के माध्यम से, यह तमाम समकालीन परिदृश्य हिंदू उर्दू का हमारे सामने एक सशक्त रूप में उभर कर आता है। एक अच्छी शाम रही और हम लोग इस खास श्रृंखला के साथ और उसकी कविताओं के साथ जुड़ सके, अच्छा लगा। एक बार पुनः प्रेमरंजन अनिमेष जी का हार्दिक आभार कि इन्होंने समय निकाला और इतनी अच्छी शाम, काव्यात्मक शाम संभव हो सकी। बहुत बहुत आभार प्रेम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम मित्रों का शुक्रिया कि वे लोग लगभग 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, अर्पण जी आपका और इस मंच का भी, और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।